हेलो स्टूडेंट। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा साउंड सुनाई देगा पीछे बैकग्राउंड में, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, इस वजह से आपको ये साउंड सुनाई देगा। तो सॉरी उसके लिए। मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम वो साउंड आप लोगों को डिस्टर्ब करे। थैंक यू। आगे वीडियो वॉच कीजिए आप लोग। हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर 2 का जितना पढ़े थे उसके आगे का पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया था कोलाइड तक। हमने पढ़ा था निलंबन क्या है, विलयन क्या है, कोलाइड क्या है, इसके गुणधर्म, ये हमने पढ़ा था। साथ ही में हमने देखा था टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव को एक बार और देख लेते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने इस प्रभाव को देखा था उनका नाम था टिंडल। इसी वजह से इनका नाम इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। आप लोग ये वाला चित्र देख रहे हैं, चित्र 2.4। इसमें दिखाया गया है कि घना जंगल है और वन मतलब पेड़ उसके पौधों से आच्छादित है, पूरी तरह से घना है। और उससे जब धूप की किरण आ रही है तो वो कैसा इफेक्ट दर्शा रही है, कैसा दिख रहा है अंदर की तरफ, कैसे प्रकाश का पथ दिख रहा है। इसका एक और उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने घरों में देखते होंगे सुबह के समय या शाम के समय, सुबह या शाम के समय जब छोटे से झरोखे से सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको वो प्रकाश का पथ, बैठे रहते हैं तो दिखाई देता है। धूल के कणों से वो प्रकाश का पथ हमें दिखाई देता है। तो ये इस प्रभाव को जो कहते हैं उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रभाव होता है इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और कोलाइड का विशेष गुण होता है कि कोलाइड जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो आगे की क्लास में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। हमने देख लिया था कि पदार्थ जो है पदार्थ से मिलके मिश्रण बनता है, कई पदार्थ से मिलके मिश्रण बनता है। और मिश्रण दो तरह के हो सकते हैं, समांगी विसमांगी। फिर हमने समांगी में भी देखा था कि कंपोजिशन के आधार पे अलग अलग हो सकता है। फिर हमने देखा था कि विलयन क्या है, विलयन के बाद से हमने निलंबन देखा था, निलंबन के बाद से कोलाइड देखा था। अभी हम देखेंगे मिश्रण जो होते हैं उनके घटकों का पृथक्करण, मतलब जो विभिन्न विभिन्न घटक होते हैं जो मिश्रण में होते हैं उनका पृथक्करण कैसे करते हैं। तो इसको पृथक करने के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, क्योंकि अलग अलग मिश्रण जो होता है उसके अलग अलग गुण होते हैं, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है, निलंबन भी एक प्रकार का मिश्रण है, कोलाइड भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो ये तीनों अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। विलयन अलग है, निलंबन अलग है, कोलाइड अलग है। तो इसको कैसे पृथक करेंगे, इन ऐसे घटकों को जो मिश्रण होते हैं इनके घटकों को कैसे पृथक करेंगे, तो अलग अलग तरीके से इसको पृथक करते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन सी विधियाँ हैं इनको पृथक करने के लिए। तो पहली विधि है, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। जो रंग वाले घटक होते हैं जैसे डाई और उसमें दो कलर अगर होते हैं तो उन कलर को हम कैसे पृथक करते हैं। तो इसको हम पृथक करते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा। ठीक है, वाष्पीकरण विधि द्वारा इनको पृथक करते हैं। ये क्रियाकलाप आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से, क्रियाकलाप 2.4 पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, फिर मैं इसको समझा दूंगी। हम अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे ये चित्र भी दिखाया है कि वाष्पीकरण होता है तो जो स्याही होती है फर्स्ट क्लास जो वो कैसे अलग हो जाती है। फिर अगला आता है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो दूध एक प्रकार का कोलाइड है, इससे क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। ये एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। ठीक है, अपकेंद्रीकरण विधि, इसमें अपकेंद्रण मेथड का प्रयोग होता है। होता क्या है इस विधि के अंदर, भारी कण जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, विलयन दूध के अंदर, दूध के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने इसका सीधा सीधा उदाहरण आपने देखा होगा, घर में आपके मक्खन निकाला जाता होगा। तो मक्खन भी इसी विधि द्वारा, ये घरेलू विधि है अपकेंद्रीकरण की, मक्खन निकालने वाली। तो इससे निकाल के आप वो उस विधि से, और फिर वॉशिंग मशीन भी इसी विधि पे काम करता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो हमने दो विधियाँ देख ली कि दो कलर हो तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो वाष्पीकरण विधि। और दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करेंगे, तो अपकेंद्रण विधि। और दो घुलनशील द्रव हों, अगर दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं,
कि दो घुलनशील अघुलन सॉरी अघुलनशील द्रव दो अघुलनशील द्रव जो होते हैं उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दो द्रव होते हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं, क्योंकि अघुलनशील है। तो न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार में उनका घनत्व जो होता है वो पृथक पृथक अलग अलग होता है, तो वो अपने घनत्व के अनुसार परतों में पृथक हो जाते हैं, एक परत दो परत ऐसे पृथक हो जाते हैं। जो एक एक जो द्रव होता है उसका घनत्व कुछ और, तो वो एक परत में इकट्ठा होता है, दूसरा द्रव एक परत में। इसका एक उदाहरण है आपका जल और ऑयल, जल और तेल। उसको कैसे पृथक करते हैं, जल और तेल अगर मिला हो तो उसको पहले थोड़ी देर तक हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्थिर छोड़ देते हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें देखिए जल है, इसमें देखिए ये जल है, ठीक है, और ये मिट्टी का तेल है, ठीक है, और ये पृथक्करण कीप है। इसमें क्या किया जाता है, पहले जल को ऐसे ही आप छोड़ दिए, एक कार्क लगाया गया है यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहा है, अभी ये बंद है। तो जब भी इसको थोड़ी देर तक आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये अपने घनत्व के अनुसार ऊपर नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा ऊपर, जो भारी होगा वो नीचे। तो फिर आप क्या करेंगे, कार्क को खोलेंगे धीरे से, स्टॉप कार्क जो है उसको ओपन करेंगे, और जब आप खोलेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है आप निथर जाएगा, धीरे से नीचे से निकाल लेंगे। इस प्रकार इस विधि से आप क्या करते हैं, मिट्टी और मिट्टी के तेल और जल का पृथक्करण कर पाते हैं। तो अगला विधि है कि नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। तो देखिए, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। नमक आपको पता है, कपूर आपको पता है क्या है, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जब कपूर को गर्म करते हैं तो वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो नमक और कपूर को पृथक करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, नमक और कपूर दोनों एक साथ हो तो क्या करेंगे, आप उसको जब गर्म करेंगे तो कपूर जो होगा वो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, और आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं रुई का प्लग लगा के, जो भी, तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है, और इस तरह से आपको नमक अलग मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आसान है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, काली स्याही में डाई एक ही रंग है, काली स्याही में अगर डाई भी हो सेम कलर का, तो उसको कैसे, सेम सेम कलर हो तो उसको कैसे पृथक करते हैं। तो इसकी एक विधि है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसको काली स्याही और डाई वाला पृथक्करण जो है वो क्रोमेटोग्राफी विधि से करते हैं। इसको आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, वैसे मैं बता दे रही हूँ। एक इसमें क्या होता है, एक छानक पत्र होता है, छानक पत्र यानी कि आपका टिश्यू पेपर जैसा कुछ, ठीक है, टिश्यू पेपर जैसा रहेगा कुछ, और उसके निचले सिरे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से पहले उसको मार्क कर लीजिए नीचे, जैसे एक आपका मान लीजिए ये टिश्यू पेपर है पूरा, तो इसको आप यहाँ पे पॉइंट से पेंसिल से मार्क कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट एक दो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट ऐसे दिखाएंगे, और अलग अलग ड्रॉप 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 आप यहाँ एक ड्रॉप, यहाँ एक ड्रॉप, यहाँ एक ड्रॉप गिराएंगे स्याही की, और कुछ समय बाद देखेंगे तो क्या होगा, डाई विले उसके बाद से क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो कलर है वो कुछ ऊपर तक इसमें चढ़ जाएगा, विभिन्न विभिन्न ऊपर तक पॉइंट पर चढ़ जाएगा, आप मिला लेंगे तो वो अलग अलग कलर अलग अलग ऊंचाई ग्रहण करेगा। ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इससे हम एक ही कलर को कैसे डाई जैसे अगर उनका गुण अलग अलग है, कलर सेम सेम है लेकिन गुण अलग अलग है, तो वो पृथक होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कैसे पृथक करते हैं। इसमें देखिए, अगर डाई और कलर की बात, काली स्याही और डाई की बात करें, तो डाई जो होता है वो विलेय की तरह बिहेव करता है, और जल जो होता है वो विलायक, जल में घुला होता है तो जल विलायक की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ देखिए, काली स्याही का निशान लगाएंगे, जल है, जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये निशान ऊपर तक कहीं जाके आपको दिखेगा। तो इसका उपयोग क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा जब आप ऊंची क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेस में, तो इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। कलर का मतलब कलर का पृथक्करण कैसे कहते हैं, तो इस विधि से तो ये कराया जाता है। इसमें क्या होता है, डाई इसका उपयोग क्रोमेटोग्राफी में का किस किस चीज़ में उपयोग होता है, एक बार देख लीजिए। देखिए, जो भी विधि है पृथक करने वाली, उसका कौन कौन सी चीज़ों का पृथक करने में उपयोग होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। जैसे
इसका क्या है, डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, प्राकृतिक रंग से पिगमेंट, जो कौन सा पिगमेंट, वर्णक पिगमेंट यानी कि वर्णक कौन सा पिगमेंट उसमें है उसको पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो अगली हमारी विधि है दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अभी तक जितना हमने देखा, हमने क्या देखा अभी तक, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण में हमने देखा, पहला देखा कि नीले काले रंग की स्याही का पृथक्करण, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा, अलग अलग कलर है तो अलग वाष्पीकरण विधि द्वारा उसका पृथक किया। और फिर हमने देखा कि दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करेंगे, तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। फिर दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण कैसे करेंगे, जैसे तेल और जल का, तो वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि नमक और कपूर जैसा कोई पदार्थ जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है उस वो अगर मिला हो तो उसको कैसे पृथक्कृत करेंगे, वो देखा हमने। फिर हमने देखा काली स्याही में, अगर सेम कलर का काली स्याही में डाई हो तो सेम कलर को कैसे, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड, यहाँ तक हमने देखा। अब हम अगला टॉपिक अगला उसी में मेथड देखेंगे, दो घुलनशील द्रव हों तो उनका ऐसे मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। तो देखिए, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आप देखिए सब लोग। दो घुलनशील द्रवों को का आसवन विधि से पृथक्करण। इसमें देखिए, ये आपका एक आसवन फ्लास्क है, एक आसवन फ्लास्क है यहाँ पे, ठीक है। और आपका एक जल संघनक है, जल संघनक यानी कि बर्फ़, बर्फ़ का यहाँ पे उपयोग किया गया है। जो भी वाटर यहाँ से इधर आएगा वो क्या होगा, इस बर्फ़ की वजह से या फिर वाष्प रूप में होगा तो ये जल में परिवर्तित होकर इस कंटेनर में इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, जल तथा एसीटोन का विलयन है, ये दो घुलनशील द्रव हैं, जल तथा एसीटोन। इसका विलयन हमने क्या रखा है, आसवन फ्लास्क में। नीचे से हम इसे गर्म कर रहे हैं, बर्नर से गर्म कर रहे हैं। और फिर हमने थर्मामीटर लगाया टेम्परेचर मेंशन करने के लिए कि कौन सा जल्दी वाष्पीकृत हो रहा है, और फिर या तो किस टेम्परेचर उतना देंगे जितना एक जल, जैसे जल का होता है, जल वाष्प में कब परिवर्तित होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे कम पे अगर ये एसीटोन पृथक हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे पहले ही एसीटोन क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वाष्प में परिवर्तित होगा, और वाष्प में परिवर्तित होकर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ से आएगा और इसमें इकट्ठा इधर से जाएगा। तो यहाँ पे जल संघनक है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जल ठंडे जल को इसमें प्रवेश कराते हैं और फिर यहाँ से शीतल जल का निवेश कराते हैं, और गर्म जल का यहाँ से निर्गत और यहाँ से जल प्रवेश निवेश कराते हैं, ठीक है। यहाँ से शीतल जल डालते हैं, यहाँ से गर्म जल निकालते जाते हैं, ठीक है, और इसको फिट कर देते हैं इस पर। तो ये क्या होता है, कंडेंस कर देता है, संघनक की तरह काम करता है। और ये क्या होता है, द्रव अवस्था में चेंज होता है, वाष्प यहाँ से वाष्प में चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से द्रव में चेंज होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो यहाँ हमें जल मिल जाएगा, और यहाँ इस वाले में हमें जल मिल जाएगा, और इस वाले में हमें एसीटोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो अगर मिश्रण हो तो उनका पृथक्करण हम कर पाते हैं, ठीक है। देखिए आगे ये आपका है क्रोमेटोग्राफी नहीं, आसवन विधि। एक और इसी में विधि है प्रभाजी आसवन विधि। तो आसवन विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को पृथक करते हैं जो बिना विघटित हुए उबलते हैं, मतलब उबालने पे उनका विघटन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने कंपाउंड में छोटे छोटे उसमें चेंज हो जाए, उनका विघटन नहीं होता है। तो ऐसे घुलनशील मिश्रण को अलग करते हैं जो बिना विघटित हुए गर्म होता है या उबलता है, ठीक है, बिना विघटित हुए उबले। तो ऐसे मिश्रण का पृथक्करण हम करते हैं आसवन विधि द्वारा। तथा एक और मेथड है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि सेम टू सेम मेथड है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें क्या होता है कि जिन घटकों के क्वथनांक, देखिए पहले देख लीजिए प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है। ये है आपका प्रभाजी आसवन, इसमें भी आपका एक आसवन फ्लास्क है, कार्क है, फिर यहाँ पे प्रभाजी कालम एक अलग से, बस यहीं पे यहाँ पे एक प्रभाजी कालम है, यहाँ पे प्रभाजी कालम, फिर सेम टू सेम इसमें भी है वैसा ही, बस प्रभाजी कालम इसमें चेंज है। तो ये सेम विधि है, तो इसमें भी क्या करते हैं, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण इस विधि द्वारा भी, यानी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी दो घुलनशील मिश्रण के
द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जिन घटकों के क्वथनांकों के मध्य जो ऐसे घटक लेते हैं जिनके क्वथनांकों के मध्य का अंतराल जो होता है, अंतर कम से कम 25 केल्विन होता है। मतलब उनके क्वथनांक जो होते हैं उनके मध्य का जो अंतर होता है बस 25 केल्विन होना चाहिए। तो ऐसे घटकों का पृथक्करण जो है हम किस विधि से करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं। इसमें प्रभाजी आसवन विधि से हम क्या करते हैं? वायु के विभिन्न गैसों का पृथक्करण करते हैं। वायु, हमें पता है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। बहुत सारी गैसें उसमें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सारी गैसें उसमें पाई जाती हैं। तो वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण जो होता है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम करते हैं। ये देखिए, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण कैसे करते हैं। देखिए, ये वायु है। दाब बढ़ाकर और तापमान को कम करके हमें पता है कि किसी भी वायु को अगर दाब बढ़ा दिया जाए, तापमान को कम कर दिया जाए, तो उसका संपीड़न होता है, वो द्रव अवस्था में चेंज होता है। और फिर प्रभाजी कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होता है। होता क्या है इसके अंदर? देखिए, ये जो कॉलम दिया है आपका, ये कॉलम, इसको आप समझिए थोड़ा सा। देखिए, इस कॉलम में क्या दिया है कि विभिन्न गैसें दी हैं जो वायु में मिली रहती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, आर्गन तथा नाइट्रोजन, और उसका क्वथनांक दिया है। मतलब क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में। तो इसका क्या है? ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो आपको पता है ये 0 पॉइंट है, होता है, इसके इधर जाते हैं प्लस और इसके इधर जाते हैं तो माइनस। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं, 0 से नीचे है, तो सबसे पहले जब आप इधर से आएंगे तो इधर से आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इधर से इधर आएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो 0 आएगा, फिर प्लस की तरफ जाएगा, इधर माइनस वाला कॉलम है। ठीक है, तो टेम्परेचर आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट है, कोई बिंदु है जितने पे जो भी, मान लीजिए A डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ B डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, यहाँ C डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0, यहाँ से प्लस में शुरू होगा, अभी ये माइनस में ही, यहाँ से 0 तक आएगा और यहाँ से प्लस में शुरू होगा, अभी तक इधर माइनस में ही चल रहा है टेम्परेचर। तो ये देखिए, टेम्परेचर जो है ऑक्सीजन का क्वथनांक दिया है -183, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्वथन बिंदु उबलने लगता है -183 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कौन उबलेगा अगर इसको उबालेंगे तो? देखिए, फिर से देखते हैं, क्लियर होगा। नाइट्रोजन का टेम्परेचर है -196, तो सबसे पहले वो वाष्प अवस्था में चेंज होगा, फिर आपका ऑर्गन चेंज होगा, फिर ऑक्सीजन चेंज होगा। तो ऐसे आपका ये विभिन्न मिश्रण हमें मिल जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है? वायु का प्रतिशत आयतन में दिया है, वायु प्रतिशत आयतन में दिया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन कितने % है वायु के अंदर, ऑर्गन कितने % है और नाइट्रोजन कितने % है। आप लोग ये कॉलम याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप तो देखिए, रटने, केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट का एक बेस पॉइंट होता है, जिसको आप अगर समझ लें तो फिर आपको बहुत पढ़ने की या बहुत उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद से हल्का फुल्का भी आप पढ़ लीजिए तो आप अच्छे से उसको समझ जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या पढ़ना है। ये वायु का घटकों का पृथक्करण कैसे कैसे करेंगे, ये डायग्राम है। ये डायग्राम आप लोग बनाइएगा अपने रफ कॉपी पे या फिर फेयर कॉपी पे बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। और सारा अपने खुद से बनाइएगा और लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पीछे आगे वाले सारे क्लास समझ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पृथक्करण में एक और आपका आता है कि क्रिस्टलीकरण। इसके अंदर आपको एक क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया देखने को मिलेगी। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध चीज़ें कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा समुद्र से नमक प्राप्त करना। तो समुद्र से नमक जिस विधि से प्राप्त की जाती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। मतलब नमक जो होता है वो क्या होता है? क्रिस्टल के रूप में हमें मिलता है। तो अगर ऐसे ही किसी अशुद्ध नमूने, जैसे शुद्ध कॉपर सल्फेट किसी अशुद्ध नमूने, यानी अशुद्ध कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर सल्फेट में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो उससे शुद्ध कॉपर हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसको देख लेते हैं।
देखिए उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पहला हम करेंगे कि कॉपर सल्फेट, जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, ध्यान से सुनिएगा, अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, उसको हम क्या करेंगे, जल में, मतलब कम से कम जल में उसको घोलेंगे, ठीक है, घोलेंगे। घोलने के बाद फिर उसको अच्छे से घोल लेंगे, घोलने के बाद छान लेंगे, छानने के बाद जो अशुद्धि उसमें रहेगी वो अलग हो जाएगी, आप उसमें से कॉपर सल्फेट से जो अशुद्धि रहेगी वो अलग हो जाएगी। फिर क्या करेंगे कि उसको छानक पत्र से ढक लेंगे, ठीक है, सॉरी, पहले छानक पत्र से नहीं ढकेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको जल को, जो जल उसमें बचा है उसको वाष्पीकृत करेंगे, मतलब इतना टेम्परेचर देंगे कि जल या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे कि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जल को वाष्पीकृत करेंगे, ठीक है। वाष्पीकृत करने के बाद जो विलयन बचेगा आपका, जो भी बचेगा उसको छानक पत्र से ढक देंगे और कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए 1 दिन के लिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या प्राप्त होगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है, क्रिस्टलीकरण इसको कहते हैं। देखिए इस विधि का उपयोग, देखिए क्रिस्टलीकरण जो प्रक्रिया है, आप सोचेंगे कि वाष्पीकरण से भी तो ये हो सकता है, क्रिस्टलीकरण क्यों, मतलब वाष्पीकरण विधि द्वारा गर्म करो, वाष्प को उड़ा दो सीधे, तो क्यों ऐसे, क्रिस्टलीकरण जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण भी एक विधि है मिश्रण के घटकों को पृथक करने की, और क्रिस्टलीकरण भी एक विधि है मिश्रण के घटकों को पृथक करने की, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण क्यों बेटर है वाष्पीकरण से, इसको देखने के लिए आप यहाँ 2 पॉइंट है, इसको पढ़िए। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, यानी या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। जैसे कुछ ठोस ऐसे हैं जो क्या होता है, गर्म करने पे या फिर वाष्पीकृत जब आप उसको करते हैं तो टेम्परेचर देते हैं तो वो विघटित हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं चीनी के समान जो ठोस होते हैं, चीनी को जब आप गर्म करेंगे ऐसे सूखा सूखा तो वो झुलस जाएगा, ठीक है। तो विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं, अगर उसको विलायक में घोलते हैं तो विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं, और वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है जो है क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो वाष्पीकरण से ज़्यादा बेटर है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये देख लीजिए। समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इसका उपयोग करते हैं। देखिए जो भी विधि आप पढ़ेंगे उसका ये एक देखेंगे कि उसको किसको पृथक करने, उस विधि का उपयोग किस किस चीज़ को पृथक करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका अगला टॉपिक आता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। आपने पढ़ा ही था पिछले ही उसमें, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या हो, एक शब्द में अगर कहें, अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण, ठीक है, मतलब अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो रही हों और उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। जैसे कि जल, ठीक है, जल का आप क्या करते हैं, जल वाष्प में परिवर्तित होता है और जल ठोस में भी परिवर्तित होता है, तो वो जल ही रहता है। अगर बर्फ़ में रहता है तो भी जल ही रहता है, उसके कंपोजिशन में यानी H2O में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उसका रासायनिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, वो बस आपकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जब परिवर्तन जो होता है रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसके कंपोजिशन में परिवर्तन हो जाए, तो इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जलना, अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो लकड़ी को जला के आपने राख बना लिया, तो अब उसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है। पहले जो लकड़ी थी वो ऑक्सीजन से वो करके कुछ और बन गया, ठीक है, तो कंपोजिशन में और फिर उसको आप उसके उस अवस्था में ला नहीं सकते हैं, राख को आप पुनः अगर लकड़ी बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन है। आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ के प्रकार क्या है और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, रासायनिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, मतलब अनुपात नियत हो और उनके नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से शुद्ध पदार्थ बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से
शुद्ध पदार्थ बनता है। पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? देखिए, तत्व शब्द की खोज सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने 1661 में शब्द का प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने 1661 में किया था। फिर दूसरे वैज्ञानिक आपके आते हैं। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक वो कौन है? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? इसकी परिभाषा दी थी तत्व की। तो तत्व क्या होता है? तत्व के बारे में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तत्व क्या है? पहले अगर आप शुद्ध पदार्थ की बात करें तो तत्व भी शुद्ध हो गया। ठीक है, और यौगिक, हमें शुद्ध पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर दो तरह के तत्व तथा यौगिक। तो तत्व भी शुद्ध और यौगिक भी शुद्ध। ठीक है, तो तत्व की परिभाषा क्या थी कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक संगठन के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये मूल रूप है, तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसके रासायनिक संगठन द्वारा, अगर रासायनिक संगठन मिलाया जाए तो उसे और सरल तत्वों में और सरल पदार्थ में उसको विभाजित, मतलब और सिंप्लीफिकेशन और सरल पदार्थ में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं तत्व। तत्व तीन तरह के होते हैं, कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु तथा उपधातु। तो अब आप तत्व समझ गए होंगे। अब देखिए, तत्व के जो गुण धातुएं जो होते हैं, गुणधर्म में सभी को कुछ प्राय प्रदर्शित। अब धातुओं के कुछ गुणधर्म है जो आप देख लीजिए। धातुओं के क्या हमने देखा कि तत्व क्या, शुद्ध पदार्थ में दो तरह का रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व तथा यौगिक। तत्व को हमने देखा कि तत्व क्या है? वह पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक संगठन द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि और फिर हमने देखा तत्व तीन तरह के हैं, धातु तथा अधातु तथा उपधातु। तो हम देखेंगे कि धातुओं के क्या गुण हैं। तो धातुएं, देखिए धातुओं के क्या गुण हैं, देख लेते हैं। ये धातुएं चमकीली होती हैं। पहला, चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, यानी चांदी सोना क्या है? धातु है। ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ताप की तथा विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। और ये तन्य होती हैं। ठीक है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का वो गुण होता है कि खींचने पे तार बने। ठीक है, आघात वर्धनीय होती हैं, यानी कि अगर धातुओं को पीटा जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाती हैं, ब्रेक नहीं होती हैं, बल्कि चद्दर के रूप में पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है इसको। ठीक है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे घंटी आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में घंटी आप बजाते हैं तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो धातु ही है, धातु के। अब देखिए धातु कौन कौन से हैं, सिंपल ये जान लीजिए आप। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि क्या है? धातु के उदाहरण हैं। और पारा भी एक धातु है, लेकिन ये क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए एक और चीज़ तत्व के बारे में जान लीजिए आप। अभी तक 100 से अधिक तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 92 प्राकृतिक तत्व हैं तथा शेष जो है वो मानव निर्मित हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया तत्व के बारे में अच्छा खासा। अब हम धातुओं के गुणधर्म देखे हमने, अधातुओं के गुणधर्म देख लेते हैं। अधातु क्या होते हैं, तो वो कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो देखते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं अधातुएं, ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण अर्थात आघात वर्धनीय का गुण इनमें नहीं होता है। ठीक है, यानी ये चमकीली भी नहीं होती हैं, प्रतिध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती हैं, आघात वर्धनीयता का भी गुण इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऐसे ये क्या है? अधातुएं हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि क्या है? अधातुएं हैं। और कुछ तत्व जो होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कुछ गुण उनमें धातु का पाया जाता है और कुछ गुण जो है उनमें अधातु का पाया जाता है, तो ऐसे को हम कहते हैं उपधातु। जैसे बोरान है, उपधातु कहते हैं। मेटलॉयड कहते हैं उसे, जैसे बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, चार्ट बना के देख लीजिएगा उसको, तो याद हो जाएगा वो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये लगभग हमने ख़त्म कर लिया। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कई तत्व मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के बाद यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे सिंपल साधारण में मैं आपको समझाऊं, सोडियम क्या है? तत्व है। क्लोरीन क्या है? तत्व है।
कंपोजिशन मिला तो क्या बना, NaCl। ये क्या है, यौगिक है, ठीक है। NaCl क्या है, यौगिक है। तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि यौगिक क्या है। इसकी परिभाषा यौगिक की देख लीजिए। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और उनके नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, ठीक है। तो ये आपका यौगिक हो गया। अब देखिए, ये जब आप पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज जितने इसके क्वेश्चन है, ये इसकी एक मैं आप लोग करिएगा पहले सारे क्वेश्चन। ये सब PDF भी उपलब्ध करा दूंगी मैं आप लोगों को इन सब का। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा इससे रिलेटेड। अब थोड़ा सा ये देखिए, आपको एक और चीज़ तत्व के बारे में इम्पॉर्टेंट है। बॉक्स में जो भी आपके NCERT की बुक में जो बॉक्स में दिया रहता है वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, अभी हमने देखा था, जिनमें से 92 प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से, और शेष जो है मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व जो है वो क्या है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैस अवस्था में होते हैं। अब देखिए, ये एक्सेप्शन है और ये आप याद रखिएगा, एक्सेप्शन हमेशा पूछा जाता है, तो हम जो भी अपवाद होता है वो हमेशा याद रखना चाहिए। 2 तत्व जो है वो कौन है, पारा तथा ब्रोमीन। ये कमरे के तापमान पे किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अभी हमने देखा कि जो ब्रोमीन के बारे में देखा या पारा के बारे में, द्रव अवस्था में है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के टेम्परेचर पे क्या है, आपका द्रव है। गैलियम सीजियम तत्व कमरे से के तापमान से थोड़ा सा अधिक तापमान दिया जाए तो ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। यौगिक हमने देख लिया कि यौगिक क्या है। अब आपका एक आता है ये मिश्रण और यौगिक में अंतर, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तो इसमें अंतर आप लोग पढ़ लेंगे। अब आपका ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब आपका छोटी सी चीज़ बहुत सी सारी चीज़ें कहेगा, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए। पदार्थ में क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव तथा गैस, सॉरी, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ शुद्ध होता है, मतलब संगठन उसका नियत होता है, जो भी रहेगा तो वो नियत संगठन में रहेगा, इसका संगठन नियत नहीं है, ठीक है। ओवरव्यू ले रहा है, मतलब लास्ट में निचोड़ सारे का, तो देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ फिर 2 तरह के, तत्व, यौगिक, ठीक है। मिश्रण 2 तरह के, समांगी, विषमांगी। अब देखिए, तत्व क्या है, इसको सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, देखा हमने। उदाहरण के लिए क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पारा, ठीक है। यौगिक नियत संगठन होता है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में इसको विघटित किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही इसको, या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको घटक के तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जैसे जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है, अभी हमने नमक का देखा था, NaCl। अब देखिए, समान संगठन, समांगी मिश्रण यानी कि समान संगठन, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, ये सब उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण इंपॉर्टेंट होता है, स्किप मत करिएगा। असमान संगठन, बालू नमक मिला दिया जाए तो असमान संगठन, विषमांगी मिश्रण। तो ये आपका हो गया पूरा चैप्टर ख़त्म। और अब इसके बचते हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो वो भी आप मुझे बताएंगे। इसके अभ्यास के क्वेश्चन का PDF मैं आपको दे दूँगी। देखिए, अगर आपको कुछ डेफिनीशन में कहीं से मिलने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ भी डेफिनीशन दिया है आपके बुक में, यहाँ से देख लीजिएगा। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और क्वेश्चन को करिएगा, PDF मैं उपलब्ध करा दूँगी आपको। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर नहीं अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने का कारण बताइए। थैंक यू।